हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द बेट यानी शर्त। और इसके राइटर है एक रशियन प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटन चेखव। तो दोस्तों, देखते हैं इस स्टोरी में क्या कहते हैं एंटन चेखव। दोस्तों, इस स्टोरी में दो प्रमुख कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम है बैंकर और लॉयर। ये जो बैंकर है, ये बैंकर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये बहुत ही अमीर ऐसा व्यक्ति है। और जब स्टोरी शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि ये एक ऑटम सीजन है और इस ऑटम सीजन की एक रात का समय है। और इस रात के समय में ये बैंकर उसकी रूम में चल रहा है और ये कुछ सोच रहा है, कुछ परेशानी इसके मन में है। और ये जो सोचता है ये फ्लैशबैक में है। इसको कुछ याद आता है कि 15 साल पहले, तो बहुत सारा ये स्टोरी का जो पार्ट है ये फ्लैशबैक में है। बहुत सारी घटनाएं जो होती है ये फ्लैशबैक में होती है, ये पहले ही हुई है और प्रेजेंट में कुछ घटनाएं होती है। तो क्या सोच रहा है ये ऐसा सोच रहा है कि 15 साल पहले इसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, इसने एक पार्टी दी थी और शहर के बहुत सारे नामी लोग, शहर के पत्रकार और बहुत सारे वर्गों से सभी लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। और इस पार्टी में जब लोग शामिल हुए थे तो लोग बातें कर रहे थे, लोग चर्चा कर रहे थे। तो लोग जो बातें कर रहे थे विभिन्न विषयों पर, तो इनमें से एक विषय था कि कौन सी सजा अच्छी है, न्यायपालिका में कौन सी सजा अच्छी है। कुछ लोग कह रहे थे कि डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड की सजा अच्छी है और कुछ लोग कह रहे थे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद की सजा अच्छी है। तो लोग दो ग्रुप्स में बट गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि डेथ पेनल्टी अच्छी है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद अच्छी है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो कह रहे थे कि दोनों भी सजाएं अच्छी नहीं है। ओके, मगर ठीक तरह से देखा जाए तो ये दो ग्रुप्स हुए थे। तो जब ये जो होस्ट था, होस्ट यानी कि जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसने पार्टी लोगों को दी थी, ये था बैंकर। तो ये बैंकर को लोग पूछते हैं कि तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचते हो कि कौन सी सजा अच्छी है, कौन सी सजा गुनहगारों को देनी चाहिए। तो बैंकर फट से कहता है, भाई मैं तो सोचता हूं कि डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड की सजा ही सबसे अच्छी सजा है। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपको तुरंत मौत देता है वो व्यक्ति अच्छा है, ना कि वो व्यक्ति जो आपको पल पल की मौत देता है। तो मैं तो ऐसे कहूंगा कि मृत्यु दंड यानी कि डेथ पेनल्टी यही सजा अच्छी है। तो उस पार्टी में और एक शख्स था, वो था एक वकील, एक यंग वकील था। और वो जो नौजवान वकील था वो 25 साल की उसकी उम्र थी। और उसको लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या सोचते हो कि कौन सी सजा अच्छी है। तो वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि दोनों भी सजा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मुझे ऐसा मौका मिले और अगर मुझे ऐसा चॉइस मिले कि मुझे कौन सी सजा चुननी है, तो मैं तो ये उम्र कैद की सजा ही चुनूंगा। मुझे तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यही सजा ठीक लगती है, यही सजा अच्छी लगती है। अब ये जो बैंकर था, ये बैंकर बहुत उत्साहित हो गया और इसने कहा कि देखो तुम गलत कह रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो मेरे साथ शर्त लगाओ। ओके, मेरे साथ तुम शर्त लगाओ। तो वो बहुत ही उत्साहित होके, बहुत ही एक्साइटेड होके उसकी बात रखता है। तो लॉयर भी कहता है अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, मैं भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। और दोनों भी क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं। और बैंकर कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसे उम्र कैद में रहे, कुछ ही साल रहे, तो मैं तुमको 2 मिलियंस यानी कि 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। और लॉयर कहता है कि ठीक है, कुछ साल क्या, मैं तो 15 साल ऐसे उम्र कैद में रह सकता हूं, मैं रह के दिखाता हूं। तो ये ऐसी जो वाइल्ड और सेंसलेस बेट, ऐसा ऑथर कहते हैं कि जिसको कोई मीनिंग नहीं, जिसको कोई अर्थ नहीं, ऐसी शर्त ये दोनों लगाते हैं। ये जो बैंकर है उसके 2 मिलियंस वो स्टेक करता है और ये जो लॉयर है उसका पूरा स्वातंत्र, उसका पूरा लाइफ ये स्टेक करता है, 15 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो ये जो स्टोरी है इसका जो प्रमुख विषय है ये है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका एक एग्रीमेंट बनाया जाता है।
तो वो एग्रीमेंट क्या होता है कि इस एग्रीमेंट की मुताबिक इस लॉयर को ये उम्र कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो एक ऐसी अरेंजमेंट की जाती है कि बैंकर का जो घर होता है वो बड़ा एक पैलेस होता है और वहां एक बगीचा होता है और बगीचे में एक रूम होता है। तो ऐसा डिसाइड होता है कि ये लॉयर को उसके लाइफ के 15 ईयर्स 15 साल उस रूम में अकेले रहने होंगे और इस 15 साल में ये जो लॉयर है ये किसी से मिल नहीं सकता, किसी व्यक्ति की आवाज नहीं सुन सकता, किसी के पत्र इसको नहीं मिलेंगे, पत्र यानी कि लेटर्स नहीं मिलेंगे, ये कोई अखबार नहीं पढ़ सकता। ऐसे कुछ उसमें रूल्स रहते हैं। और कुछ रूल्स ऐसे भी रहते हैं कि जैसे कि अगर इसको कुछ खाना हो, इसको कुछ पीना हो, अगर इसको कुछ शराब भी चाहिए तो वो उसको दी जाएगी। अगर उसको कुछ किताबें चाहिए, उसको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए तो उसको जितना चाहिए उतना दिया जाएगा। तो ये ऐसा एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में होता है। और एक इस एग्रीमेंट में ऐसा होता है कि अगर अगर ये लॉयर शर्त पूरी होने के कुछ 5 मिनट भी पहले ये एग्रीमेंट ये करार अगर वो तोड़ दे तो बैंकर उसको 2 मिलियंस यानी कि 20 लाख रुपए नहीं देगा, 5 मिनट पहले भी अगर ये करार वो तोड़ दे। तो ऐसा भी एक क्लॉज उसमें रहता है। और ठीक ये जो बेट है ये बेट नवंबर 14 1870 से लेके शुरू होती है और ये कब खत्म होगी तो नवंबर 14 1885 को ये खत्म होगी। तो अब जब प्रेजेंट में बैंकर उसकी रूम में चल रहा है और सोच रहा है, उसके मन में कुछ परेशानी है, तो वो परेशानी यही है कि कल सुबह यानी कि दोपहर में ठीक 12 बजे 15 साल पूरे होंगे और एग्रीमेंट के मुताबिक ये लॉयर ने ये 15 साल उम्र कैद में गुजारे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द एग्रीमेंट ये करार के मुताबिक इस बैंकर को 2 मिलियन 20 लाख रुपए लॉयर को देने होंगे और इसी वजह से वो परेशान है, वो चिंतित है। ओके, तो फिर क्या होता है? तो वो जो एग्रीमेंट होता है उसके बाद वो जो वकील होता है वो एक कमरे में वो जो कमरा होता है बैंकर के बगीचे में उसमें रहने को चला जाता है और पूरी उस पर नजर रखी जाती है कि वो पूरे रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इस कहानी में वो 15 साल तक वो कैसे रहता है, वो क्या करता है, उसमें क्या बदलाव आते हैं, इसके बारे में एंटन चेखव हमें बताते हैं। तो पहले साल में ये जो वकील है इसको बहुत अकेलापन महसूस होता है और ये डिप्रेशन फील करता है। लेकिन इस ही साल में पहले ही साल में वो पियानो बजाता है, हालांकि वो शराब नहीं पीता, वो स्मोकिंग भी नहीं करता। ओके, पहले साल में क्योंकि वो कहता है कि अगर शराब मैं पी जाऊं तो कुछ इच्छाएं मुझ में उत्पन्न होंगी और शराबी को इच्छाएं नहीं होनी चाहिए और इच्छाएं एक कैदी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ओके, तो पहले साल में वो कुछ थोड़े से ऐसे नॉवेल्स पढ़ता है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड लव प्लॉट वगैरह हो, कुछ फंटेस्टिक स्टोरीज वगैरह पढ़ता है। फिर दूसरे साल में वो खाली क्लासिक्स पढ़ता है, क्लासिकल बुक्स मंगाता है और वो दूसरे साल में सिर्फ क्लासिकल बुक्स ही पढ़ता है, लेकिन दूसरे साल में वो पियानो वगैरह कुछ बजाता नहीं। फिर 5वें साल में वो खाता है, पीता है और सिर्फ उसके बेड पर वो लेट जाता है और कभी कभी यॉर्निंग और एंग्रीली बहुत गुस्से से खुद से ही बातें करते रहता है। तो 5वां साल उसका इसी तरह ऐसे ही गुजर जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ करता नहीं। कभी कभी वो 5वें साल में ही कुछ लिखता है, पूरी रात भर कुछ लिखता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो जो कागज होता है वो फाड़ देता है। कभी कभी उसके रोने की भी आवाज उसके कमरे से सुनाई देती है। ये 5वें साल में होता है। लेकिन जैसे ही छठा साल आता है तो छठे साल में इन द लेटर हाफ पार्ट ऑफ द 6th ईयर, ओके, जो जो दूसरा आधा भाग है छठे साल का, यानी कि आप यूं कहो कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो जो छठा साल है इस साल में वो क्या करता है, बहुत ही एक्साइटेडली, बहुत सी उत्साहित होके कुछ चीजें पढ़ता है, कुछ चीजें सीखता है, जैसे कि कुछ भाषाएं सीखता है, जैसे कि फिलोसॉफी तत्वज्ञान सीखता है और इतिहास का भी वो पठन करता है। अभी अगले 4 साल में वो कुछ 600 किताबें पढ़ता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है और 6 भाषाएं सीखता है। और जैसे ही वो 6 भाषाएं सीखता है वो
बैंकर को एक खत लिखता है और उसमें लिखता है कि मैं तुमको ये खत 6 भाषाओं में लिख रहा हूं, तुम ये जो खत है ये उन लोगों को दिखाना जो ये भाषाएं समझते हैं। और अगर मैंने सही लिखा है, तो मैंने अगर सही भाषाएं सीखी है, तो मेरे लिए एक काम करना कि गार्डन में अपनी अपनी बंदूक से कुछ बुलेट्स फायर करना, तो मैं समझूंगा कि मैंने 6 लैंग्वेजेस अच्छी तरह से सीखी है। तो ये विभिन्न चीजें सीखता है ये लॉयर, ये उम्र कैद में रह के। बाद आफ्टर 10th ईयर ये गॉस्पेल पढ़ता है। ये जो गॉस्पेल है, ये गॉस्पेल एक होली बुक है, ये एक पवित्र किताब है क्रिश्चियंस की, ओके, जो कि बाइबल किताब है, तो बाइबल का ही एक भाग है। न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल इसको कहते हैं, नया करार ऐसा इसको कहते हैं। तो एक होली किताब है, जैसे कि कुरान इस्लाम में है और भगवत गीता हिंदुओं में है, वैसे ही ये गॉस्पेल एक छोटी सी किताब है। तो ये बैंकर को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस आदमी ने 4 साल में 600 किताबें पढ़ी है और एक ही साल में एक छोटी सी किताब पढ़ रहा है, वो भी इजीली कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, ऐसी किताब पढ़ रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन वो पढ़ता है पूरे साल भर। उसके बाद वो थियोलॉजी यानी कि इस पृथ्वी पर ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, और कौन कौन सी ऐसी रिलीजियस बिलीफ्स है, और विभिन्न धर्म शास्त्रों का इतिहास, हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजन, विभिन्न धर्मों का इतिहास, इसका भी अध्ययन वो आफ्टर 10th ईयर करता है। फिर उसके बाद जब लास्ट के 2 इयर्स होते हैं, ओके, 15 साल के लास्ट के अंत के जो 2 साल होते हैं, इस 2 साल में वो रैंडमली बहुत सारे विषयों पर अनेक किताबें पढ़ते ही जाता है, अनेक पुस्तकें पढ़ता है, जिसमें कभी कभी वो नेचुरल साइंसेस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको हम नेचुरल साइंसेस कहते हैं, ये पढ़ता है। कभी लिटरेचर पढ़ता है, यानी कि पोएट्री, ड्रामास, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज। कभी मेडिसिन पर कुछ किताबें पढ़ता है, कभी केमिस्ट्री पर किताबें पढ़ता है, तो कभी तत्वज्ञान फिलोसॉफी की, कभी थियोलॉजी की किताबें पढ़ता है। तो ऐसा कुछ फिक्स वो करता नहीं कि मुझे इसी सब्जेक्ट पर, इसी विषय पर पढ़ना है। तो बहुत सारे विषयों पर वो रैंडमली अंत के 2 साल में किताबें पढ़ता है। तो इसी तरह 15 साल वो पूरा पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, अनेक चीजें वो सीखता है। लॉयर जो होता है वो ऐसे ही उसकी सजा जो है वो सजा पूरी करने ही वाला होता है, और जैसे ये 15 साल बीतते हैं, इन 15 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। वो जो बैंकर होता है, जो पहले बहुत अमीर होता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसको भी नहीं मालूम होता कि उसके पास कितना पैसा है। तो 15 साल में उसके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता, वो पूरा कफल्लक हो जाता है, क्योंकि इसकी जो आदत है, ये स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, और बहुत बार इसको बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ता है, इसलिए उसका पूरा जो पैसा है वो लॉस होता है स्टॉक एक्सचेंज में। अभी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इसको ये जो लॉयर है इसने 15 साल की सजा पूरी की है, तो कल 12 बजे इसको 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए देने होंगे। तो इसके पास जो भी कुछ बचा कुचा पैसा है, वो पैसा खत्म हो जाएगा और वो लॉयर के पास चला जाएगा, और फिर लॉयर वो अच्छा लाइफ जिएगा, वो खुश रहेगा, और वो इसकी तरफ देखेगा और ये एक भिखारी की तरह लाइफ जी रहा होगा। बैंकर वो ऐसा सोच रहा है, और फिर लॉयर कहेगा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मेरी इतनी अच्छी लाइफ चल रही है। तो इसको ये बहुत ही डिसग्रेसफुल ऐसा लगता है, बहुत इंसल्टिंग फीलिंग लगती है। तो वो सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो तो इसीलिए मुझे ये लॉयर को, ये वकील को मारना ही होगा, इसको मरना पड़ेगा, और मैं इसको मारूंगा, मैं इसका कत्ल करूंगा। तो जैसे ही इसके मन में ये विचार आता है, रात के 3 बजे है, तो रात के 3 बजे वो उसके रूम से निकलता है, वो गार्डन में आता है, उसके साथ वो चाबी लाता है, जिस चाबी से वो ताला लगाया है लॉयर के रूम पर, जिस रूम में वो लॉयर रह रहा है। तो वो क्या करता है, वो ताला खोलता है। पहले तो थोड़ी देर खिड़की के बाजू में देख के, खिड़की के बाजू खड़े होके खिड़की में से देखता है, और उसको दिखता है कि वो जो लॉयर है वो एक चेयर पर बैठा है, उसके सामने स्टडी टेबल है, और उसके रूम में और 2 इजी चेयर्स है, यानी कि आराम कुर्सी है,
और बेड है, तो सभी जगह पर किताबें ही किताबें पड़ी है। और वो जो लॉयर है, वकील है, वो टेबल पर उसके हाथ पर उसकी गर्दन रख के वो सो रहा है। तो उसको कुछ भी मूवमेंट सुनाई नहीं देती। तो वो रूम का ताला खोलता है, फिर भी उसको कुछ भी मूवमेंट सुनाई नहीं देती। तो वो सोचता है, बैंकर सोचता है कि ये वकील अपने पैसे के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि उसको 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो अंदर जाता है, वो देखता है कि उसके जो बाल है वो लंबे लंबे बाल हो गए हैं, और उसका जो पूरा शरीर है वो बहुत ही दुबला हो गया है। ओके, तो पूरी हड्डियां ही हड्डियां मालूम पड़ती है, और उसको लगता है कि मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी इसको मारने में, क्योंकि ये ऐसे ही आधा मर चुका है। और मैं इसको उठा के बेड पर फेंकूंगा, और वहां से एक पिलो लेके उसके मुंह पर मैं ऐसे दबोच लूंगा और उसको मारूंगा। तो ये ऐसा सोचता है। लेकिन जैसे ही ये सब सोच रहा है, और वो जो लॉयर है वो साइलेंट है, वो टेबल पर अपना हाथ और हाथ के ऊपर गर्दन रख के सोया है, और उसको कुछ समझता नहीं कि रूम का दरवाजा खुला है, कोई अंदर आया है। तो उसको कुछ भी समझता नहीं। जैसे ही ये सोच रहा है बैंकर उसको मारने का, तो उसको बैंकर को ये टेबल पर एक चिट्ठी लिखी हुई दिखती है। और ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी ये लॉयर ने लिखी है। और वो सोचता है कि चलो इसको मारने से पहले देखते हैं कि इसने इस चिट्ठी में क्या लिखा है। ओके, तो वो चिट्ठी पढ़ता है। और अभी ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस वकील के पूरे विचार है कि वो कैसे बदला है। एट द बिगिनिंग ऑफ द बेड, ये शर्त जब शुरू होती है, तब लॉयर कैसा था और अब कैसा है, उसमें कैसा बदलाव आया है। और वो जो बदलाव है वो सकारात्मक बदलाव है। तो जैसे ही वो बैंकर पूरी चिट्ठी पढ़ता है, उस चिट्ठी में से हमें भी, रीडर्स को भी ये समझ में आता है कि ये जो लॉयर है ये पूरा बदल चुका है, ये अंतर्बाह्य पूरा बदल चुका है। तो क्या उसके विचार है, कैसे उसके विचार है, आप ये भी कह सकते हो कि इस स्टोरी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है। तो ये जो लॉयर है ये बदला है। कैसे बदला है? ही इज अ वेरी चेंज्ड मैन नाउ। हाउ ही इज चेंज, वो कैसे बदला है? तो अभी वो जो है उसको, उसमें जो बदलाव आया है, उसमें जो विजडम आया है, तो वो विजडम सिर्फ किताबों की वजह से आया है। उसने जो किताबें पढ़ी है उसकी उम्र कैद में 15 साल में, तो उसको उन किताबों के माध्यम से पूरा नॉलेज मिला है। उसको अभी क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी राह सही है, कौन सी राह गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरा समझ में आ चुका है। तो वो वाइज पर्सन हो गया है। वो आम आदमी की तरह नहीं रहा है। जैसे आम लोग अपनी आम जिंदगी जीते हैं, ऐसे ऐसी जिंदगी वो अब नहीं जीना चाहता, क्योंकि उसने लिखा है कि मुझे अब अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे अब फ्रीडम भी नहीं चाहिए, और मुझे अब पैसा भी नहीं चाहिए। इसलिए उसने क्लियरली इस चिट्ठी में ऐसा लिखा है। और उसका जो नजरिया है, वो नजरिया कैसा बदला है? ये जो अर्थली थिंग्स है, अर्थली थिंग्स यानी मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो चीजें हमें कंफर्ट देती है, आराम देती है, मान लो पैसा है, और पैसे के माध्यम से हम जो चीजें खरीदते हैं हमारे आराम के लिए, वो अर्थली थिंग्स है। पैसा है, प्रसिद्धि है, तो ऐसी सारी चीजें हैं। अब उसको ये कैसे लगती है? ये वर्थलेस लगती है, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, ऐसी लगती है। और उसको ये फ्लीटिंग लगती है। फ्लीटिंग यानी कि वेरी शॉर्ट लिविंग, ज्यादा देर तक ये नहीं रहता। तुम्हारे पास मान लो बहुत पैसा है, वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अगर तुम गरीब हो तो ज्यादा दिन तक गरीब भी नहीं रहोगे। दैट इज फ्लीटिंग, वेरी शॉर्ट लिविंग। इसको लगता है कि ये सब इल्यूजरी है, ये सब भ्रामक है। हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा है, हमारे पास ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दैट इज इल्यूजरी, और ये सब डिसेप्टिव है। ओके, ये रियल नहीं है। तो इसको पूरी समझ आ चुकी है। जैसे ही एक सेंटली पर्सन होता है, जैसे ही एक साधु पुरुष होता है, वो सब इन चीजों के परे होता है, सुख दुख के परे होता है। ऐसी अवस्था ये लॉयर की, ये वकील की हुई है। तो ये सोचता है कि अभी इसको ये पैसा नहीं चाहिए। ओके, तो वो चिट्ठी में क्लियरली लिखता है कि मैं ये दो दो मिलियंस यानी कि 20 लाख रुपए मैं रिनाउंस करता हूं, मैं सैक्रिफाइस करता हूं। अभी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। और वो
कहता है कि मैं अपनी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉम्पैक्ट, ये करार मैं ब्रेक करूंगा, ये तोड़ दूंगा, क्योंकि ये तुम पर नहीं आएगा, ये मुझ पर ही आएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि इसी ने ही, वकील ने ही ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, क्योंकि ये पहले ही इस रूम से, इस उम्र कैद पूरी होने से पहले ही यहां से चला गया है। तो उसने पूरा सब क्लियरली लिखा रहता है कि मैं जो कह रहा हूं कि मैं वाइज हुआ हूं, मैं अच्छा हुआ हूं, यानी कि ये जो अर्थली थिंग्स है, पैसा वगैरह है, ये कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता, तो मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए मुझे ये रिनाउंस करने होंगे, इसका त्याग करना होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो कहा है वैसा ही मैं बिहेव करता हूं। और भी बहुत सारी चीजें लिखता है कि जो तुम हो, तुम यानी कि बहुत सारे दूसरे लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल, ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं, ये झूठ को सच समझ बैठते हैं। ओके, और ये जो दिखावा है, ये जो ढोंग है, इसको ही असली जिंदगी समझ बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत सारी कुछ बाकी भी चीजें लिखता है, लेकिन उसका जो मैटर है कहने का ये यही है कि वो पूरा बदल चुका है। ओके, नाउ ही इज अ वाइज मैन। अगली सुबह दो वॉचमैन ये बैंकर की तरफ आते हैं और बैंकर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो वकील था ये यहाँ से भाग गया है। उन्होंने देखा उसको रूम से निकलते हुए, गेट पर से चढ़ते हुए और यहाँ से जाते हुए। तो ये इन्फॉर्म करता है। हालांकि ये जो बैंकर है इसको पता होता है, क्योंकि उसने उस चिट्ठी में पढ़ा होता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, वो यहाँ से निकल जाएगा। तो मगर ये चुप रहता है, ये किसी को बताता नहीं कि इसने चिट्ठी पढ़ी है, ये वहां गया था वगैरह वगैरह। तो उसके बाद क्या होता है, वो वहां जाता है, वो बैंकर खुद वहां जाता है और ये कंफर्म करता है, ये सुनिश्चित करता है कि ये वॉचमैन ने जो बताया ये सही है। ओके, तो वहां जाता है और वहां जो चिट्ठी रहती है वो चिट्ठी वहां से उठा के लेता है और अपने पास रखता है, क्योंकि अगर बाकी लोग वो चिट्ठी देखे तो बाकी लोग तो कहेंगे कि देखो इसने तो पूरी की थी शर्त और इसी ने ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है। तो ये बात लोगों में अगर चर्चा का विषय ना हो, इसलिए वो चिट्ठी खुद के पास रखता है। अभी ये जो स्टोरी है द बेड, ये स्टोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वज्ञान लाइफ का हमारे सामने रखती है। और वो क्या है, जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें चुनना होता है और वहां हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो सेल्फ इंप्रूवमेंट और दूसरा मॉनिटरी गेन। सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी कि अपने में कुछ सुधार, अपने में कुछ बदलाव, और मॉनिटरी गेन यानी कि पैसा। तो आपके सामने ऑप्शन है, दोनों चीजें रखी है, तो आप क्या चूज करोगे? क्या आप अपनी इंप्रूवमेंट चाहोगे या फिर आपको पैसा चाहिए? तो इस स्टोरी के माध्यम से ये जो राइटर है एंटन चेखव हमें बताते हैं कि अगर लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। हमें हमेशा हमारी इंप्रूवमेंट यानी कि हमें कुछ सुधारना हो, ऐसा हमारा वर्तन होना चाहिए, ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा हमें बिहेव करना चाहिए, ऐसा हमें एक्ट करना चाहिए लाइफ में। सो सेल्फ इंप्रूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी बात है, ना कि मॉनिटरी गेन। पैसा उतना महत्व नहीं रखता जितनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वैल्यू हमारी लाइफ में है। तो इस स्टोरी में जब ये वकील वो उम्र कैद की सजा के लिए उस कमरे में बंद रहता है, तो उसके सामने ये ऑप्शन होता है कि वो वैसे ही वहां बंद रहे या कुछ करे। तो वो क्या चूजता है, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट चूजता है। और बहुत ही एट द एंड ऑफ द इस स्टोरी, जब ही ये कॉन्ट्रैक्ट, ये उम्र कैद पूरी होने वाली होती है, तब उसके सामने ये ऑप्शन होता है कि मॉनिटरी गेन। तो उसने तो सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहिए, उसने तो अपना इंप्रूवमेंट किया और वो अब सब चीजों से परे है, उसको पैसा वगैरह वो कुछ मायने नहीं रखता। तो वो कहता है कि मैं प्रूव करूंगा यहां से जाके कि पैसा मेरे लिए कुछ नहीं था। ओके, मेरे लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट यही एक चीज थी। तो हालांकि ये एक मैसेज है, एक संदेश दिया है इस राइटर ने कि हम सभी को सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि मॉनिटरी गेन के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये ऐसे ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ऐसे समझ में आया, स्टोरी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।